आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले इस धरती पर न हवा थी, न पानी, न पेड़, न जानवर, न इंसान, न ऑक्सीजन और न ही नीला आसमान। सिर्फ आग उगलता हुआ एक तपता हुआ गोला, लावा, जहरीली गैसें और लगातार गिरते उल्कापिंड। मगर आज यही धरती सोचने वाले इंसान पैदा कर चुकी है, जो ये सवाल पूछ सकता है कि अगर शुरुआत में धरती इतनी खतरनाक और बेजान थी तो फिर जीवन आया कहां से? क्या जीवन किसी एक पल में अचानक पैदा हो गया या फिर यह किसी लंबी प्रक्रिया का नतीजा था? विज्ञान का जवाब बहुत सीधा है, लेकिन समझने में समय लगता है। विज्ञान कहता है कि जीवन एक दिन में नहीं बना और ना ही किसी जादू की तरह प्रकट हुआ। जीवन बना है करोड़ों साल की छोटी छोटी केमिकल घटनाओं से, जो धीरे धीरे जुड़ती गई। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। अगर तुम आज एक मोबाइल फोन देखते हो तो वो एक दिन में नहीं बना। पहले कच्चा माल निकाला गया, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट बने, फिर वे पार्ट जोड़कर एक मशीन बनी, फिर उस पर एक सॉफ्टवेयर डाला गया। मोबाइल अचानक आसमान से नहीं टपका, ठीक वैसे ही जीवन भी अचानक नहीं टपका। धरती बनने के बाद बहुत लंबे समय तक यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री चल रही थी, बायोलॉजी नहीं। मतलब केमिकल थे लेकिन जीव नहीं थे। अब सवाल यह है कि उस समय धरती पर कौन कौन से केमिकल थे? इसका जवाब हमें आज की साइंस देती है। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसें, चट्टानों के रिसर्च और पुराने उल्कापिंडों की जांच से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि उस समय वातावरण में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप मौजूद थी। ऑक्सीजन नहीं थी, और यह बहुत जरूरी बात है क्योंकि आज का जीवन ऑक्सीजन पर चलता है, लेकिन शुरुआती जीवन ऑक्सीजन में बच ही नहीं सकता था। अब यहीं से शुरू होती है वो प्रक्रिया जिसे हम केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है बेजान केमिकल्स का धीरे धीरे ऐसे ढांचे बनाना जो आगे चलकर जीवन की नींव बन सके। 1953 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग हुआ जिसे आज पूरी दुनिया के साइंस स्टूडेंट पढ़ते हैं। स्टैनली मिलर नाम के वैज्ञानिक ने यह जानने की कोशिश की कि क्या शुरुआती धरती जैसी परिस्थितियों में जीवन के लिए जरूरी केमिकल खुद ब खुद बन सकते हैं या नहीं। उन्होंने एक कांच का सेटअप बनाया, उसमें वही गैसें डाली जो शुरुआती धरती पर मानी जाती थी, और फिर उसमें बिजली के झटके दिए जैसे उस समय आसमान में बिजली गिरती होगी। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने उस पानी की जांच की तो वहां एमिनो एसिड्स पाए गए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एमिनो एसिड होते क्या हैं। एमिनो एसिड कोई जीव नहीं होते, लेकिन वो प्रोटीन के टुकड़े होते हैं, और प्रोटीन हर जीव के शरीर का बेसिक सामान है। मतलब ये है कि जीवन के लिए जरूरी ईंटें अपने आप बन सकती हैं। ये कोई अनुमान नहीं है, ये लैब में किया गया प्रयोग है जिसे आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया। अब कोई ये पूछ सकता है कि सिर्फ एमिनो एसिड बन जाने से जीवन कैसे बन जाएगा? ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ईंटें बन जाने से अपने आप घर नहीं बनता। इसके लिए समय चाहिए, सही माहौल चाहिए और लगातार घटनाएं चाहिए। करोड़ों सालों तक धरती के महासागरों में ऐसे ही केमिकल जमा होते रहे। वैज्ञानिक इस स्थिति को प्राइमॉर्डियल सूप कहते हैं, यानी केमिकल से भरा हुआ शुरुआती समुद्र। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि समुद्र की पुरानी तलछट और चट्टानों के केमिकल के विश्लेषण से इसका सबूत मिलता है। अब अगला बड़ा सवाल आता है, इन केमिकल्स ने खुद को एक जगह इकट्ठा कैसे रखा? क्योंकि जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है अंदर और बाहर का फर्क। आज हर जीव एक सेल से बना है, और सेल की सबसे जरूरी चीज है उसकी झिल्ली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैटी एसिड नाम के केमिकल जब पानी में होते हैं तो वे अपने आप गोल थैली जैसी संरचना बना लेते हैं। ये बात आज भी लैब में देखी जा सकती है, यानी प्रकृति खुद ऐसे ढांचे बना सकती है जिनके अंदर केमिकल बंद रह सकें। अब सोचो, अगर किसी ऐसी थैली के अंदर ऐसे केमिकल फंस जाएं जो एक दूसरे से रिएक्शन कर सकें तो क्या होगा? यहीं से जन्म होता है एक बहुत ही साधारण सिस्टम का, जिसे हम प्रोटोसेल कहते हैं। ये अभी जिंदा जीव नहीं था, लेकिन ये जीवन की तरफ पहला कदम था। अब यहाँ एक बहुत अहम चीज आती है जिसका नाम है आरएनए। आज हमको पता है कि डीएनए जानकारी रखता है और प्रोटीन काम करता है, लेकिन आरएनए दोनों काम कर सकता है। ये बात इतने मजबूत सबूतों पर आधारित है कि इसके लिए नोबेल प्राइज तक दिए जा चुके हैं। मतलब ये कि जीवन की शुरुआत में डीएनए जैसी जटिल चीज की जरूरत ही नहीं थी, और आरएनए अकेले शुरुआत कर सकता था। अब जैसे जैसे समय बीता, कुछ सिस्टम ऐसे बने जो खुद को कॉपी करने में
थोड़े बेहतर थे और कुछ उतने अच्छे नहीं थे। जो बेहतर कॉपी करते थे वही टिके रहे, जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। यही है नेचुरल सिलेक्शन। कोई प्लान नहीं, कोई सोच नहीं, बस जो काम का है वही बचता है। धरती पर जीवन के सबसे पुराने ठोस सबूत लगभग 3.5 अरब साल पुराने हैं। ये स्ट्रोमेटोलाइट्स नाम की संरचनाएं हैं जिन्हें आज भी ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जीवन धरती के इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। धीरे धीरे कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके खाना बनाना सीख लिया। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इससे ऑक्सीजन बनने लगी। शुरुआत में ऑक्सीजन जहर थी, लेकिन बाद में यही जटिल जीवन की वजह बनी। यहीं से धरती पर बड़ा बदलाव आया, जिसे वैज्ञानिक ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट कहते हैं। और यहीं से आगे चलकर जटिल जीवन, जानवर, दिमाग और अंत में इंसान तक की कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे जब धरती के वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी तो ये कोई छोटी घटना नहीं थी। ये ऐसा था जैसे किसी कमरे में अचानक जहरीली गैस भर जाए। उस समय धरती पर मौजूद ज्यादातर शुरुआती जीव ऑक्सीजन सह ही नहीं पाते थे, इसलिए उनमें से बहुत से जीव खत्म हो गए। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे तबाही नहीं कहते, इसे चुनाव कहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे जीव भी थे जिनके शरीर में ऐसे बदलाव हुए कि वे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे। यही बदलाव आगे चलकर जीवन के लिए बहुत बड़ा फायदा बन गया। ऑक्सीजन का फायदा ये था कि इससे जीवों को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। और ज्यादा ऊर्जा का मतलब था ज्यादा काम करने की क्षमता, और ज्यादा काम करने की क्षमता का मतलब था शरीर को और जटिल बनाने की आजादी। यही वजह है कि ऑक्सीजन आने के बाद जीवन सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। अब यहीं से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बहुत तेज होता है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब कोई बंदर का अचानक इंसान बन जाना नहीं है, जैसा लोग मजाक में समझते हैं। इसका मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलाव, जो लाखों और करोड़ों साल में जुड़कर बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझो। मान लो कि किसी इलाके में बहुत ठंड है। वहां रहने वाले जीवों में जिनके शरीर पर थोड़े ज्यादा बाल हैं, वे ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएंगे। जिनके बाल कम है वो जल्दी मर जाएंगे। अब जो बचे वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देंगे। कुछ पीढ़ियों बाद उस इलाके में ज्यादातर जीव बालों वाले ही रह जाएंगे। इसमें किसी ने सोचा नहीं, किसी ने प्लान नहीं किया, बस हालात ने तय कर दिया कि कौन बचेगा। यही प्रक्रिया, यही लॉजिक, यही नियम धरती पर हर जीव पर लागू होता है। इसे ही चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा था। और आज इसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ विचार नहीं, बल्कि डीएनए, फॉसिल रिकॉर्ड और जेनेटिक डेटा भी मौजूद हैं। अब जब जीवों के पास ज्यादा एनर्जी थी तो कुछ जीवों ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अकेले रहने की बजाय मिलकर रहने की शुरुआत की। यही से मल्टी सेल्यूलर जीवन पैदा हुआ, यानी एक शरीर में एक से ज्यादा सेल। ये बदलाव बहुत बड़ा था क्योंकि अब अलग अलग सेल अलग अलग काम करने लगे। कोई सेल पचाने का काम करता, कोई चलने में मदद करता, तो कोई जानकारी संभालता। और यहीं से अंगों की शुरुआत हुई। फॉसिल रिकॉर्ड बताता है कि लगभग 60 करोड़ साल पहले धरती पर अचानक जीवों की विविधता बहुत तेजी से बढ़ी। इसे वैज्ञानिक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। ये कोई अनुमान नहीं, बल्कि दुनिया भर में मिले फॉसिल से इसकी पुष्टि होती है। यहीं से आंखें बनी, यहीं से नसें बनी, और यहीं से दिमाग का शुरुआती रूप बना। आंखें बनने की कहानी सुनकर बहुत लोग कहते हैं कि इतनी जटिल चीज अपने आप कैसे बन सकती है। लेकिन विज्ञान कहता है आंख एक दिन में नहीं बनी। पहले सिर्फ रोशनी पहचानने वाली कोशिकाएं बनी, फिर वो थोड़ी गहरी हुई, और फिर उनमें लेंस जैसा ढांचा बना। हर छोटा बदलाव उस जीव के लिए थोड़ा फायदा लेकर आया, और जो फायदा देता गया वही आगे बढ़ता गया। अब धीरे धीरे कुछ जीव पानी से बाहर आने लगे। इसके पीछे भी कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी। पानी में जगह कम पड़ रही थी, मुकाबला बढ़ रहा था। जो जीव थोड़ी देर जमीन पर सांस ले पाते थे उन्हें नया इलाका मिला। यहीं से उभयचर, फिर सरीसृप और आगे चलकर स्तनधारी जीव पैदा हुए। अब अगर बात करें कि स्तनधारियों की सबसे खास बात क्या थी, तो वो था उनका दिमाग, उनकी देखभाल करने की क्षमता और उनका सामाजिक व्यवहार। डायनासोर बहुत ताकतवर थे, लेकिन जब एक उल्कापिंड धरती से टकराया तो हालात बदल गए। ये घटना लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई थी, और इसके सबूत हमें क्रेटेशियस पैलियोजीन सीमा की चट्टानों में मिलते हैं, जिनमें इरिडियम की असामान्य मात्रा पाई गई।
डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन छोटे स्तनधारी बचे, और वही बचे जो बदलते माहौल में खुद को ढाल पाए। अब इन स्तनधारियों में से कुछ पेड़ों पर रहने लगे, जिससे हाथों का इस्तेमाल बढ़ा, आंखें आगे आईं, दिमाग बड़ा हुआ, और यहीं से प्राइमेट्स का जन्म हुआ। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां कहानी इंसान की तरफ मुड़ती है। लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका में कुछ प्राइमेट्स ने जमीन पर ज्यादा समय बिताना शुरू किया। 2 पैरों पर चलना शुरू हुआ, हाथ आजाद हुए तो औजार बने तो दिमाग पर दबाव बढ़ा, और दिमाग पर दबाव बढ़ा तो वो और बड़ा हुआ। ये एक बहुत अहम बात है कि दिमाग बड़ा इसलिए नहीं हुआ कि इंसान को होशियार बनना था, दिमाग बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि हालात ने मजबूर किया। फॉसिल्स जैसे ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस हमें ये पूरा क्रम दिखाते हैं। होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल किया। आग का मतलब था बेहतर खाना, बेहतर सुरक्षा और बेहतर जीवन। धीरे धीरे भाषा बनी, भाषा से ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जाने लगा, और यहीं से इंसान सिर्फ जीव नहीं रहा बल्कि सभ्यता बन गया। अब जरा रुक कर सोचो, जिस जीवन की शुरुआत बेजान केमिकल से हुई, जो अरबों साल तक बिना दिमाग के चलता रहा, वही जीवन आज खुद से ये सवाल पूछ पा रहा है कि मैं कहां से आया। यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। ये कहानी किसी विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं है, ये कहानी ये दिखाने के लिए है कि प्रकृति कितनी गहरी, कितनी धैर्यवान और कितनी शक्तिशाली है। जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन ये कोई पहले से लिखा हुआ प्लान भी नहीं था। ये संभावनाओं, परिस्थितियों और समय का नतीजा है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर जीवन इतना जटिल सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा है, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ जीना नहीं बल्कि इसको समझना, संभालना और आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम सिर्फ धरती पर रहने वाले जीव नहीं हैं, हम धरती की उसी कहानी का अगला अध्याय हैं जो अरबों साल पहले एक बेजान पत्थर से शुरू हुई थी।